नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का 67वां जन्मदिन है और आज इस अवसर पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2023 में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, एमपी, छत्तीसगढ़, जिन भी राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 में होने वाले हैं और आगे 2024 में आम चुनाव, लोकसभा चुनाव, उनमें बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बड़ी घोषणा आज अपने जन्मदिन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की है। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतिगत घोषणा करना इसलिए भी जरूरी है कि कांग्रेस व अन्य दलों ने भी गठबंधन का भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है और ये भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश की जा रही है, आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। और इसके अलावा ईवीएम पर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाए। तो आज जन्मदिन पर कई बड़ी घोषणाएं मायावती की तरफ से की गई हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा, सपा, कांग्रेस सबको जनता परख चुकी है और आज उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी को छोड़ प्रदेश में कोई भी दूसरे संगठन के पास कोई ताकत बची नहीं हुई। इसलिए अम्बेडकरवादी लोहिया जी के लोग, ये सब लोग मिलकर इस देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 में लोगों को विश्वास माननीय अखिलेश यादव जी पर है कि वही इस प्रदेश को, इस देश को इस तानाशाही हुकूमत से छुटकारा दिला सकते हैं। जब भाजपा संकट में होती है तब उसकी खेवनहार बन जाती है बहन जी। भाजपा के सुर में सुर मिलाकर कांग्रेस को बदनाम करने काम करती हैं बहन जी। यकीनन आज तक बहन जी ने जो बातें कही हैं उस पर खरी उतरी नहीं, तो उन्होंने जो गठबंधन किसी से ना करने की बात कही है उसके पीछे निश्चित रूप से कोई गहरी बात होगी। तो आपने बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को सुना और इसके अलावा तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपने सुनी। लगातार आरोप जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। आप तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आसिफ रिजवी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और हमारे साथ मनोज कुमार कृष्णा जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ नवेश शिको जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विद्या गौतम जी बसपा नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साक्षी दिवाकर जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत विद्या जी से आप ही से करना चाहूँगा। देखिए, 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव हो कई राज्यों में, इसके अलावा 2024 के होने वाले आम चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसमें बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ये घोषणा आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कर दी है। आखिर गठबंधन से दूरी क्यों बना रही है मायावती जी? क्या अपने दम पर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, अगर पूरे हिंदुस्तान में जो कि होने हैं, क्या अपने दम पर लोकसभा में जीत हासिल कर पाएंगी वो, या 2023 में भी तमाम विधानसभा जो चुनाव होने हैं अन्य राज्यों में, क्या अपने दम पर वो जीत हासिल कर पाएंगी? ये गठबंधन से आखिर दूरी क्यों बना रही है? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी का आज जन्मदिन है और पूरे पार्टी के लोगों ने मनाया, उसके लिए मैं पहले तो उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ जी। और सबसे जो बड़ी बात है कि बहन जी ने कहा, इस बात से बड़ी खलबली, क्योंकि बहन जी इधर काफ़ी समय से देख रही थी कि कांग्रेस है और अन्य दल है, विपक्षी दल जितने भी हैं, वो यही सुगुफा छोड़ रहे थे कि हम गठबंधन करेंगे या बसपा गठबंधन करेगी, क्योंकि बसपा कमजोर हो गई। कोई भी पार्टी का मुखिया जब तक किसी भी अपने आप को अगर वो कहता है मैं गठबंधन करूंगा, तो इसका मतलब उसकी पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर है। आज चुनाव नहीं आ रहे, ना ही आज विधानसभा चुनाव है, ना आज लोकसभा। आज बहन जी ने जन्मदिन के मौके पर जो एक संदेश दिया है कि पार्टी कार्यकर्ता मजबूती के साथ में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ऐसा दल है जिसके पास पूरे भारत में बहुत बड़ा जनमत है, बहुत बड़ी एक संख्या बल है, जो कि अम्बेडकरवादियों की है, जो कि माननीय प्रकाश राम साहब की विचारधारा की है।
तो उन्होंने ये संदेश दिया है कि पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से कार्य करें और हमें किसी चीज का सहारा नहीं लेना, हमें मजबूती से अपने दम और खम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे भी। ठीक है, समय खराब है, लेकिन उसको मजबूत करने के लिए पार्टी कार्यकर्ता लगेंगे और आगे इसको लेकर के बहन जी की संदेश को वो पूरे जाएंगे विधानसभा और लोकसभा में। और कार्यकर्ताओं की मजबूती के लिए बहन जी का यह कहना शायद मुझे लगता है बहुत जरूरी था। ठीक है, आसिफ रिजवी साहब, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ही हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है कि वो गठबंधन करने वाली है। देखिए, पहले तो मैं आज बहन जी को जो है उनकी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं और उनकी लंबे उम्र की कामना करता हूं। जी, मायावती जी अपने वजह से, अपने गलत फैसलों की वजह से पार्टी का लगातार नुकसान कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी लोगों का ये वक्त है कि उनको एक इस सरकार से, भ्रष्टाचारी सरकार से, समाज को बांटने वाली सरकार से अम्बेडकरवादियों को लड़ना है और उनको हटाना है। ये वो तय करेगी कि किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो जाते हैं या नहीं जाते हैं। अगर बहन जी अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं तो एक कांग्रेसी होने के नाते मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। लेकिन ये चुनाव जो है देश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव सीधे सीधे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, इसमें कोई नहीं है। ये चुनाव केवल नरेंद्र मोदी और आदरणीय राहुल गांधी जी के बीच में है, यहाँ बीच में कोई और है नहीं। दो लोगों के बीच की लड़ाई है, उसमें सोचना है किस विचारधारा के लोगों को किस विचारधारा को हराना है, बस ये दो चीजों की लड़ाई है। जी, मनोज जी, किस तरह से देखते हैं आप ये जो बयान और गठबंधन से आखिर दूरी क्यों बनाई जा रही है और समाजवादी पार्टी पर भी वो हमला करती हुई नजर आ रही हैं? चाहे वो आरक्षण की बात, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने आरक्षण खत्म कर दिया, प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया। इस तरह के तमाम आरोप जो है वो समाजवादी पार्टी पर भी कहीं ना कहीं लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो फैसला उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव हो, इसमें गठबंधन किसी के साथ वो नहीं करेंगे, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं सबसे पहले सुश्री मायावती जी को 67वें जन्मदिन की बधाई देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दीर्घायु और अपने मिशन पे जो राजनीतिक उनके तमाम सारे शपथ और सिद्धांत हैं उन पे चलते हुए वो अपनी पार्टी और अपने संगठन को मजबूत करें। ऐसी कामना सभी की है, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की है। देखिए, कोई राजनीतिक दल किससे गठबंधन करता है किससे नहीं करता है, ये उसका अपना निजी विचार है जी। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि आज जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहती है और बहुत छोटे छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन करके अपनी राजनीति को और अपनी सत्ता को बनाए रखे, इस बात को भी हमें और आपको सीखना चाहिए। क्योंकि वो दौर अब नहीं रहा कि हम अपने आप को ये बता के दिखाने की कोशिश करें कि हम अकेला ही इस अखाड़े में सबको चित करने के लिए मेरे ख्याल से ताकतवर हो, ऐसा कुछ अब दिख नहीं रहा है। इसलिए भी नहीं दिख रहा है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो गठबंधन करे, लेकिन ये एक दौर जो राजनीति का चल रहा है, आखिर बीजेपी को 300 से ऊपर का बहुमत मिला, फिर भी वो निषाद पार्टी के हाथ पैर जोड़ रही है, फिर भी वो अनुप्रिया पटेल के हाथ पैर जोड़ रही है, फिर भी वो राजनीतिक दल में जो छोटे छोटे लोग हैं दूसरे दलों से आए हुए लोगों की ताकत को पहचान के वो चुनाव में जाने का प्रयास कर रही। तो ये कहीं ना कहीं वो दौर है राजनीति का जिसमें हमें शक्ति जोड़ने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी थर्ड फ्रंट का एक अहम हिस्सा रही है हमेशा से। यूपीए सरकार का हमने लगातार 10 साल समर्थन किया बाहर से, बिना सत्ता में शामिल हुए, क्योंकि हमें सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से रोकना था। तो समाजवादी पार्टी का जो सिद्धांत है वो निश्चित तौर पर मिलजुल के चलने का रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे सशक्त विपक्ष के रूप में है। 111 हमारे विधायक हैं, बहन जी का 1 विधायक है और कांग्रेस के 2 विधायक हैं, राजा भैया के 2 विधायक हैं। इस तरह आप तो मनोज जी, आप तो कह रहे हैं मिलजुल कर चलने का सिद्धांत है, लेकिन देखिए मायावती जी ने घोषणा कर दी है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। आसिफ रिजवी साहब कह रहे हैं कि अकेले लड़ाई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अकेली लड़ाई है और कोई भी बीच में नहीं है। देखिए, आसिफ जी ने जो बात कही वो आसिफ जी का अपना मंतव्य हो सकता है, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता। और इसलिए नहीं रखता कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत दल के रूप में आज है, आज नहीं 3 दशक से है।
और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस वहाँ बड़ी मजबूत स्थिति में है, उसमें भी हमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान में बड़ी मजबूत स्थिति में, लेकिन अगर बिहार की बात की जाएगी तो बिहार में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। वही स्थिति कर्नाटक में भी है, वही स्थिति उड़ीसा में भी है, वही स्थिति आपके पश्चिम बंगाल में भी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत हो सकती है, लेकिन झारखंड में उतनी सशक्त और मजबूत नहीं है। तो एकला चलो या साथियों के दम पे चल के चुनाव जीतने की बात होगी, ये समय तय करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी जो बात कहना चाहती है, समाजवादी पार्टी ने थर्ड फ्रंट को एक ताकतवर दल के रूप में, एक संगठन के रूप में हमेशा बनाए हुए रखा है। वो दौर चाहे कांग्रेस को हराने का रहा हो 77 के बाद, या बीजेपी की अटल बिहारी सरकार को हराने का रहा हो, या राजीव गांधी जी को हराने का रहा हो, ये जितने भी दौर आए हैं समाजवादी पार्टी ने मिल के लोगों के साथ चल के उत्तर प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। गठबंधन कौन होगा, किससे होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चारों खाने चित करेगी। हमारे समीकरण और स्ट्रेटेजी, हमारी कूटनीति क्या होगी, वो आने वाले समय में सबके सामने होगा। ठीक है, साक्षी दिवाकर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। साक्षी जी, सबसे ज़्यादा आरोप आप ही पर लग रहे हैं कि देखिए ये कहीं ना कहीं बसपा के साथ आपका जो अंदर से गठबंधन हो गया है, तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। और आज भी देखा आपने, कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही कह रहे थे, और बहुजन समाज पार्टी पर भी उन्होंने आरोप लगाया और भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाया कि अंदर से जो है वो गठबंधन इन दोनों पार्टियों के बीच हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को भारतीय जनता परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूंगी। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुना था, उसमें उन्होंने बोला उनका अनुभव सही नहीं रहा, इस कारण अब वो किसी के साथ में गठबंधन नहीं। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी साक्षी जी, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी। 4 बार मुख्यमंत्री रही है, 4 बार वो मुख्यमंत्री रही है, आप ऐसे कैसे कह सकती है अनुभव उनका सही नहीं है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? भाई गठबंधन के साथ चुनाव, आप अभी बोले है ना, सभा मनोज जी अभी बोले हैं ना, सबसे जरूरी बात आप ये बात कैसे कह सकती हैं? विद्या जी, नहीं, ठीक है, आपकी बात किस परिप्रेक्ष्य में वो कह रही है, वो बात तो सुनिए ना। बताइए, आप बताइए जी साक्षी जी। अरे भाई, मैं उन्हें बधाई दे रही हूँ, इसके अलावा अभी मुद्दे पे तो मैं अब आ रही हूँ। बताइए। मैं बता रही हूँ कि उन्होंने ये बोला कि उनका अनुभव अभी तक सही नहीं रहा, इस कारण आपको किसी से गठबंधन करने का अनुभव उनका सही नहीं रहा। जी, और इसमें सच्चाई भी है। देखिए, 19 में एक महागठबंधन होता है जिसको जनता नकार देती है और उसे उखाड़ कर फेंक देती है। उससे बड़ा गठबंधन मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में आज तक कभी हुआ है। आप नॉलेज ठीक कर लिया अपनी। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी गठबंधन हुआ था। देखिए, जब सपा बसपा और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन रहा है, तो सबसे बड़ा गठबंधन एनडीए ने किया था और एनडीए की सरकार गई थी। उससे बड़ा गठबंधन कभी नहीं हुआ है और अभी भी एनडीए की सरकार है। देखिए, सपा, मैं उत्तर प्रदेश की बात करी थी, सपा बसपा का जो महागठबंधन हुआ था उसको जनता ने नकार दिया, उसे नहीं पसंद किया। उसके बाद में किस तरीके से टूटा वो सब आप जनता भली भांति जानती है। लेकिन बात ये है, यहाँ ये देखने वाली होती है, मायावती जी का जो अनुभव था वो था, जनता का अनुभव भी चाहे सपा के साथ रहा हो चाहे बसपा के साथ रहा हो, सुखद नहीं रहा। यही कारण है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना और आज तक उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जनता ने जानकारी दुरुस्त कर ली है भैया, कांग्रेस की कई बार सरकार रिपीट हुई है, सपा रिपीट हुई है, बसपा रिपीट, कैसे आप कह रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे कैसे कह रहे हैं आप रिपीट रही हुई? आप साक्षी जी देखिए, साक्षी जी आपको जानकारी हासिल करनी, कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम है, उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान दिया है वही लोगों के पास है, लेकिन चैनल पे मत दिए। कई बार सरकार रिपीट हुई है। आप बता दीजिए कब सरकार रिपीट हुई है? कभी पूर्ण बहुमत से सरकार 2000 से पहले मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुए, ये कहिए मुख्यमंत्री नहीं रिपीट हुए। कोई बात नहीं, पिछड़ी बात पे मत जाइए। अभी की बात करिए, करंट में 2000 के बाद आपने कहा कभी, मैं 2000, देखिए आप कांग्रेस राह में मत जाइए। अभी जो हाल फिलहाल की बात चल रही है कोई बात नहीं, कोई बात बेहतर रहेगा। नहीं। चलिए, सपा बसपा कांग्रेस समझ सकता हूँ, चारों पार्टियों में नहीं मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये वाली ज्ञान की कमी की प्रॉब्लम है। आप लोगों में है, उन्हें जनता समझ चुकी है, इसलिए कभी
भी दोबारा मौका नहीं दे रही है आपको। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ बढ़ता आ रहा है वो इसीलिए बढ़ता आ रहा है क्योंकि जनता का अरे आपकी सरकार कहाँ रिपीट हो रही है? मध्य प्रदेश में आप आ रहे हैं, वहाँ भी आपने सीबीआई और ईडी के दम पे सरकार बनाई। कर्नाटका में आप आ रहे हैं, वहाँ भी आपने सीबीआई और ईडी के दम पे सरकार बनाई। गोवा में आप चुनाव हारे, वहाँ भी आपने सीबीआई और ईडी के दम पे सरकार बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के माध्यम सरकार नहीं बनाती है, वो सीबीआई और ईडी के माध्यम सरकार बनाती है। देखिए इस तरीके के आरोप हार जाते तो मतलब मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, गोवा में ऐसा नहीं हुआ, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। शासन प्रशासन पे आरोप लगाने लग जाते हैं। देखिए जनता को आरोप नहीं, सब जान रहे हैं। गोवा में क्या हुआ सबने देखा, कर्नाटक में क्या हुआ सबने देखा, और उत्तरांचल में तो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया, तब कहीं जाके सरकार वहां की बची है। तो भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ता सीबीआई और ईडी ये सरकार बनाते हैं, जनता पे तो विश्वास ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी। सारे आयोग समितियां, सारे संवैधानिक ठीक है, विभाग। मैं आता हूँ आपके पास नवेद शिको जी। ठीक है, नवेद शिको साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर मैं आपके पास आता हूँ, आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए, जैसा कि उन्होंने कहा कि उनका जो गठबंधन का अनुभव है वो अच्छा नहीं रहा, पिछला लोकसभा चुनाव किस तरह से देखते हैं आप? बहुजन समाज पार्टी को इसमें कितना फायदा मिला, कितना नुकसान मिला, किस तरह से ये पूरा बयान आप देख रहे हैं? देखिए लोकसभा चुनाव के लिए जो एक भाजपा के खिलाफ जो गठबंधन बनने की तैयारी की सुगबुगाहट सामने आई, जिसमें नीतीश कुमार साहब, राहुल गांधी साहब, इस तरह के बड़े नेताओं के बयान आए और उसमें साफ तौर पे कहा गया कि भाजपा के खिलाफ एक बड़ा महागठबंधन बनेगा। थर्ड फ्रंट नहीं, यहाँ कांग्रेस भी होगी और तमाम क्षेत्रीय दल होंगे देश के जो भाजपा के खिलाफ हैं। इसके लिए जो कोशिश लगातार शुरू हुई है और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये कोशिश परवान चढ़ती है तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह विपक्ष एकजुट होकर चुनौती देंगे। ऐसे में एक मायावती जी का आज का बयान, मैं समझता हूं कि उस परिकल्पना की, उस कोशिश का कहीं ना कहीं बड़ा झटका तो है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि बसपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश उसका आधार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी वो हाशिए पर है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका जो एक वोट बैंक हुआ करता था वो आधा, जैसे जितना भी उनका वोट होता था उसका आधा भी नहीं बचा है। दलित समाज का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास हो गया है और बहन जी उस शिद्दत से कोशिश भी नहीं कर रही हैं हार के बाद, जो पहले एक जमाने में बसपा कोशिश करती थी। लेकिन मायावती जी के बारे में कहा यह जाता है और यह बात सच भी है कि इस देश में दलित समाज की एक बड़ी संख्या है और उनकी वो सबसे बड़ी नेता हैं। इस बात को मानना पड़ेगा। ये बात भी मानना पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में बुरी दशा होने के बाद भी आज की तारीख में कांग्रेस से बहुत बड़ा जनाधार है बसपा का। अगर वोट प्रतिशत की बात करिए, सीट की बात मत करिए, तो एक वोट प्रतिशत बहुत बुरी स्थिति होने के बाद भी आज भी अच्छा खासा है। उसको देखते हुए ये बात कहना पड़ेगी कि आज जिस तरह का बयान बहन जी का आया और उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, यानी जो कोशिशें चल रही हैं, जो कोशिशें उत्तर प्रदेश में, जी आपने कहा देश में बहुत बड़ा वोट बैंक है कांग्रेस के मुताबिक। नहीं, मैंने उत्तर प्रदेश की बात की, सॉरी आपने शायद गलत समझा। बस मैं आपसे ये भी मैंने कहा कि एक सीट और 2 सीट की बात, लेकिन सर पिछला लोकसभा चुनाव अगर लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, तो बसपा को तो फायदा हुआ था ना सर पिछला, अगर लोकसभा चुनाव अगर देखा जाए तो। हाँ, वो मैं उस गठबंधन की बात नहीं, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं कि जो नजदीकी चुनाव था, इस चुनाव में वो अकेले चली थी और उसके बाद जिस तरीके से उनकी सीटें कम हुई, जिस तरीके से उनका वोट प्रतिशत कम हुआ, तो उसको देख के ये कहा जा सकता है कि जहां पर आधार है बसपा का, जहां पर बेस है बसपा का, जहां पर दलितों की बड़ी संख्या है, वहां पर आज हाशिए पर बसपा है। लेकिन फिर भी गठबंधन की परिकल्पना को इसलिए धचका होगा क्योंकि मायावती जी अपने आप में बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है, दलित वोट बैंक से उनका एक बड़ा रिश्ता है, बड़ा विश्वास है। इसलिए एक चीज तो ये तय हो गई कि वो जो गठबंधन के बारे में सोचा जा रहा है, नीतीश कुमार जी, राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनका भी जनाधार जो है कुछ बेहतर हो सकता है। ये सारी चीजें अखिलेश यादव जी ने भी इशारा किया है कि कहीं ना कहीं वो साथ में होंगे, इन शक्तियों की एक बड़ी ताकत बनेगी। इसे देखते हुए एक बात तो ये तय हो गई कि उनको इन्होंने मायावती जी ने झटका दे दिया। दूसरी बात यह कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने साफ तौर से कह दिया। अब
डिपेंड ये करेगा कि बहन जी की रणनीति, चुनावी रणनीति से ये तय होगा कि अकेले लड़ने से किसका फायदा है, किसका नुकसान है। अगर बहन मायावती जी चुनावी रणनीति में उसी तरह से सामने आ जाती हैं जिस तरह 7-8 साल पहले थी, यानी बहन जी का वोट बैंक जो था वो इसी ऐसे ही नहीं था, वो लगातार रैलियां करती थी, एक जन सैलाब हो जाता था जब वो अपने विचार रखती थी, वो जमीनी संघर्ष करती थी, वो दलित समाज के लिए सड़क पे नजर आती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वर्चस्व है, तब से बसपा कहीं ना कहीं हाशिए पर है। बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसी उनकी बसपा का एक रिकॉर्ड है कि रैलियां होती थी और रैलियों में ललकारती थी बहन मायावती जी, अब वो सब उन्होंने खत्म कर दिया। जमीन की सबसे बड़ी पार्टी थी, जमीन पे उतरना बंद कर दिया उन्होंने। भाजपा से लड़ने से कहीं ज्यादा वो विपक्षी दलों के ऊपर बयान करती हैं। मैं इस बात को कोई एतराज नहीं है, सबको अधिकार है, अगर विपक्षी दलों में उनको कोई गलती लगती है तो वो कह सकती हैं। लेकिन आमतौर से ये होता है कि कोई भी विपक्षी दल हमलावर सत्ता पे होता है, लेकिन अपने जो विपक्षी दूसरे दल हैं उसमें कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाता है। खासतौर से उस मौके पर जब भारतीय जनता पार्टी को अजय कहा जा रहा है कि उसको कोई हरा नहीं सकता, और एक पूरे देश में माहौल बना है कि विपक्षी दल एक साथ आकर कहीं ना कहीं अगर लड़ाई लड़ेंगे तो शायद भाजपा को शिकस्त दी जा सके। ऐसे में बहन जी का अलग थलग होना, अगर मैं उसको दूसरे तरीके से समीक्षा करता हूं, अगर मायावती जी, चलिए उन्होंने तय कर दिया कि अलग चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ये इसको चुनावी वर्ष आप मान लीजिए क्योंकि अगले साल अगले वर्ष जो है वो शुरुआती दौर में लोकसभा चुनाव होगा, तो ये चुनावी वर्ष में अगर वो फिर से फॉर्म में आ जाती हैं, फिर से उसी तरह से संघर्ष करती हैं और अगर दलित समाज की घर वापसी के लिए कोशिश करती है, दलित समाज के हुकूक की बात करती हैं और लगातार वैसा ही संघर्ष करती है जैसे हुआ करता था, जैसा काशीराम जी करते थे, अगर इस तरह करती हैं तो ये अकेले चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं तब भी भाजपा का नुकसान हो सकता है। अगर वो फोकस करती हैं अपने दलित समाज पे तो ये मान के चलिए कि भाजपा का तब भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर 5-10% भी दलित वोट, जाटो वोट वापस आता है बसपा के पास में, तो मैं समझता हूं कि यूपी में भाजपा का कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है कि बहन मायावती जी भाजपा से कम लड़ रही हैं, कांग्रेस से और सपा से ज्यादा लड़ रही हैं। वो दलित समाज की कम बात कर रही हैं, वो मुस्लिम समाज की ज्यादा बात कर रही हैं। विद्या जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना कम साधती है, विपक्षी पार्टियों पर लगातार निशाना साधती है, बताइए। मैं नवेद साहब की हर बात का जवाब देना चाहती हूँ। नवेद साहब ने काफी बातें ठीक भी कही और कुछ ऐसी लगी कि जो समझ में थोड़ी मुझे नहीं आई है। उसमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कह दी है कि जब आप कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी है जो बहुत बड़ा वोट बैंक लेके चलती है। जब हम बहुत बड़ा वोट बैंक लेके चल रहे हैं और ठीक है आज हमारे साथ है, मैंने वोट बैंक तो खत्म हो गया, मैंने कहा आधे से ज्यादा आपका वोट बैंक आप हाशिए पर है, मैंने 4 बार कहा। हाँ, साख अभी भी बची हुई है, दलितों की इकलौती बड़ी नेता है। मैंने ये कहा कि आप गठबंधन, आज बहन जी का सबसे बड़ा मुद्दा यही बन रहा है कि गठबंधन को उन्होंने कह दिया कि गठबंधन नहीं करेंगे इस मुद्दे, लेकिन दूसरी बातों पे हमने विचार नहीं किया। गठबंधन उन्होंने कहा ठीक है कि भाई बड़ा वोट बैंक है, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। आज दूसरी अन्य पार्टियों को देख लीजिए, क्षेत्रीय दलों को देख लीजिए, भाई कर्नाटक में भी हमारे विधायक आते हैं, हरियाणा में भी हमारे विधायक आते हैं, राजस्थान में भी हमारे विधायक आते हैं। और बहन जी ने कांग्रेस पे ज्यादा सवाल इसलिए खड़ा करे या सपा पे अक्सर वो सवाल इसलिए खड़ा करती है कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, कहीं ना कहीं ये सारे जो दूसरे दल हैं तो वो क्या है, घात लगा कि कोई ना कोई ऐसा हमला करते हैं तो जिससे कि पार्टी का वोट बैंक बिखर ना जाए, तो बहन जी को उनपे हमलावर होना पड़ेगा। भाई वो अपनी भाजपा ने आपका वोट लिया है, कांग्रेस निकाल लिया है, कांग्रेस तो यूपी की बात करिए, यूपी में तो वो कांग्रेस हाशिए पर है। सुनने जा रहे आप भाजपा ने आपका वोट लिया है ना। नावेद साहब आप सवाल कर रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। कहने का मतलब है कि भाजपा पे भी उन्होंने पूरा वार किया है, महंगाई भ्रष्टाचार पे भी उन्होंने पूरा वार किया है, भाजपा की बेरोजगारी पे भी पूरा वार किया है। इसी के साथ साथ कांग्रेस को भी कहा है कि जहां भी हमारे 2-4 विधायक जीत जाते हैं वहीं पे खरीदने का काम ये लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं, जहां जहां उन्हें धोखे मिले, जिन जिन पार्टियों ने उनके साथ में गलत किया, आरक्षण के खिलाफ बोले, वहां बहन जी ने उन पे कुठाराघात किया है और
करना भी पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का अपना वोट बैंक है। नहीं तो जनता बोलेगी कि बहन जी उस मुद्दे पे बोली नहीं है। तो जो पार्टी के साथ में, पार्टी की रणनीतियों के साथ में जो भी सवाल होते हैं उस पे बहन जी जवाब देती, फिर चाहे सत्ता पक्ष के साथ बैठे लोग हो और चाहे विपक्ष में अन्य दल हो, उनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई इन्होंने हमारे साथ ये किया, इन्होंने हमारे साथ ये किया। तो बहन जी ने सबसे ज्यादा आज बीजेपी को भी घेरा है। इस बात पे भी आप लोग चिंतन करें, क्योंकि बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा हमला हुई और पूरे उसमें जो उनकी स्पीच थी उसमें कम से कम 5 से 7 मिनट उन्होंने बीजेपी पे सत्ता पक्ष पे सवाल बहुत बड़े खड़े करे हैं। लेकिन विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बीएसपी सुप्रीमो है मायावती जी, वो बिल्कुल भी हमलावर नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमलावर होती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस और भाजपा के साथ में है। तो जहां जहां भी हम अपने क्षेत्र को मजबूत करते, कुछ करते, कांग्रेस वही जाकर के हमला करती है, वही जाके हमारे विधायक तोड़ने का काम करती है। और तमाम राजस्थान की घटनाएं आपको पता है, इस सरकार से बहुत पहले की जो कांग्रेस की सरकार थी, हमारे 6 विधायक लिए गए थे। जहां भी हमारे 1-2 विधायक, 2-4 विधायक जीतते, कांग्रेस वहां हमला हो जाती है। तो बहन जी को तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का सिर्फ एक विधायक है। कोई बात नहीं, एक विधायक। कांग्रेस पार्टी की कितने राज्यों में सरकार है आपको पता है ना? कैसे आपका मुकाबला है कांग्रेस पार्टी के साथ? कांग्रेस पार्टी ने इसके पहले इतिहास तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे सर हम आपको, अगर राजस्थान की मैंने आपको घटना बताई, और भी मध्य प्रदेश में भी इससे पूर्व हो चुका है कि जब भी हमारी पार्टी कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ अपने विधायक जिताते हैं, विधानसभाओं में भेजते हैं, तो वहां कांग्रेस कहीं ना कहीं हमारे साथ में चालबाजी करती है। वाजिब है, मुझे सीबीआई और ईडी के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराई है, हमारी सरकार गिराई है। ठीक है मनोज जी मैं आपके पास आता हूं। आज देखिए उन्होंने पसमानदा को लेकर उनसे एक सवाल किया गया। सम्मेलन जो हो रहा है ना, पसमानदा सम्मेलन, उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो है वो पसमानदा होने से पहले मुस्लिम है और मुस्लिमों के साथ अत्याचार किया गया है। और हम लगातार अगर देखें जिस तरह से राजनीति जो सामने आ रही है, 2 बड़े मुस्लिम नेता जो है वो हाल ही में बस बहुजन समाज पार्टी में शामिल भी हुए हैं। समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, क्या उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा? देखिए हर राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है और मैं आपके चैनल पे बड़ी बेबाकी से इस बात को कहूँगा, कोई इधर उधर और लाग लपेट की बात कहना मेरी आदत भी नहीं है। दूसरे दलों के लिए समाजवादी मुस्लिम वोट एक व्यवस्था हो सकती है, अवसर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए एक रिसर्च का विषय है। चूंकि उसमें पसमानदा मुसलमान भी है, उससे भी गरीब मुसलमान भी है, वो मुसलमान भी है जो अरबी पढ़ के अरब कंट्रीज में जाके नौकरी करता है, मजदूरी करता है, वो भी मुसलमान है। उनके मदरसे भी हैं, उनके वजीफे भी हैं, उनकी बुनकरी भी है, उनके हथकरघा के काम भी हैं, उनकी दर्जोजी का भी काम है, उनकी एजुकेशन का भी काम है, मुस्लिम बहन बेटियों को भी आगे बढ़ाने का काम है। तो हमारे लिए एक रिसर्च है, हमारे समाजवादी पार्टी का अहम मुद्दा है। हमारे लिए अवसर नहीं है, हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है कि हम मुसलमान का वोट लेके मुसलमान को एक किनारे करना चाहते हैं। ये आरोप लगते आए, हमेशा कहा जाता है समाजवादी पार्टी को MY फैक्टर की पार्टी कहा जाता है। MY करने से ही थोड़ी नहीं कोई सत्ता में आ जाएगा, लेकिन एक बड़ा तबका, एक बड़ा जनसंख्या का अगर प्रतिशत आज पीछे है तो उसको आगे लाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ये विषय समाजवादी पार्टी के लिए। अगर कोई लालच देना चाहता है या समाजवादी पार्टी से मुसलमानों को अलग करना चाहता है तो अपना प्रयास करके देख सकता है। इसके लिए समाजवादी पार्टी कोई कोट अनकोट कोई इस तरह का प्रयोग नहीं करने जा रही जिससे कि उस दल को कोई ये लगे कि नहीं ये तो अपना 100% इस पे आधिपत्य समझते हैं। लेकिन कोई भी वोट बैंक हो, वो दलित का हो, पिछड़े का हो, अल्पसंख्यक का हो, सवर्ण का हो, व्यापारी का हो, कोई भी वोट बैंक हो, जो भी वो विचारधारा मानता है, वो विचारधारा उसके साथ अगर 100% काम कर रही है तो बेहतर है। अधिकार की बात है, अगर इस सरकार को पिछड़ों का सबसे ज्यादा वोट मिला, इसके बाद दलितों का सबसे ज्यादा वोट मिला, सबसे ज्यादा से मेरा अभिप्राय यह है कि इनकी संख्या ज्यादा है। और अगर सवर्णों की बात की जाए तो उनकी संख्या इतनी नहीं है। अगर उसका 90% भी उनको मिल जाता है या 100% भी मिल जाता है तो भी वो कम है। तो इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं आपके चैनल पे कि वोट ले लेना ये एक बात है, लेकिन उनके अधिकारों की रक्षा न करना और उनके अधिकारों को खत्म करना ये बड़ी बात है। बीजेपी ने ठीक वही किया। बहन जी ने अपने सबसे मजबूत वोट बैंक को, जो हमारा MY है, उनका दलित वोट बैंक था, जिसको पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी एक बड़ी संख्या है, उसको वो नहीं रख पाई और सुरक्षित नहीं रख पाई। और वो आप जवाब दीजिएगा, अगर वो सुरक्षित रखती तो आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने उनसे गठबंधन किया, हमारी 5 सीटें आई,
उनकी 10 आई और उन्होंने आरोप हम पे लगा दिया कि समाजवादी पार्टी के वोट बैंक ने उनको वोट नहीं दिया। अगर उनका वोट बैंक हमें मिल जाता बेहतर तरीके से सीटों पे, तो सीटें 50 आती, 25 उनकी होती, 30 उनकी होती, 20 हमारी होती, 30 हमारी होती, 20 उनकी होती, लेकिन बीजेपी ने उनके वोट बैंक को खरीद लिया। ठीक है, और ये एक बड़ी बात मैं आपको एक लाइन में कह दूं, जो वर्ग, ये बात मैं बड़ी कह रहा हूं आपके चैनल पे, इसको ब्रेकिंग भी चला सकते हैं जी, जो दलित वर्ग राजनीति की एक बेहतर समझ रखता था, उस दलित वर्ग जो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और अपने तमाम सारे हक की लड़ाई पिछड़ों से भी बेहतर लड़ता था जो दलित, उस वोट बैंक को बहन जी ने 5 किलो राशन की ओर धकेल दिया। मैं मनोज सर की इस बात को बिल्कुल कोट करना चाहूंगी। यहाँ पे मनोज जी ने कहा कि मुस्लिम्स को लेकर के बहन जी ने पसमंदा वाला, यहाँ पे बहुत चीजों को मिक्स कर दिया गया। पसमंदा को लेकर जो बहन जी का आज का जो बयान था वो भाजपा का, क्योंकि पसमंदा के लेकर के अभी उन्होंने वो किया है, अभी एक सभा भी करी थी पसमंदा को लेकर के, तो ये मुसलमान की तरफ जरूरी नहीं कि सपा की तरफ उनका सवाल था, भाई मुस्लिम को लेकर के भाजपा, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी भाजपा ने अभी कुछ दिन पहले पसमंदा को लेकर के एक सम्मेलन भी किया, उस पर हम लोगों ने डिबेट भी करी थी। तो कहने का मतलब है कि बहन जी ने बहुत सही कहा कि भाई मुसलमान पहले मुसलमान है, तुम तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात कर रहे हो, तुम कैसे मुसलमान को आरोप सिर्फ आपका नहीं है, बीजेपी भी यही आरोप लगाती, कांग्रेस भी यही आरोप लगाती है, सभी दल समाजवादी पार्टी पे यही आरोप लगाते हैं मुसलमान। किसी बात को कहीं और लेके जा रही हूँ, कहने का मतलब भाजपा के जो पसमंदा को लेकर सम्मेलन था उस पर बहन जी का बिल्कुल सीधा सवाल है कि मुसलमान पहले मुसलमान है, उसके बाद है वो पसमंदा या कुछ। दूसरी बात रही कि यहाँ पे बार बार यही बात कही जा रही है कि बहन जी क्यों दलित वोट बैंक क्यों छिटक रहा है, या किस तरह से इसको काबू किया जाएगा, या इसको अपने पक्ष में लाया जाएगा। मैं बार बार कहना चाहती हूँ कि बहन मायावती जी का कोई भी फैसला गलत नहीं हो सकता है। हो सकता है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि इस समय खराब चल रहा, लेकिन बहन जी ने अगर ये कोई फैसला लिया है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी अपने दम पर, तो वो पार्टी को मजबूत करेंगे। पार्टी में अभी उन्होंने कहा है कि 50% युवाओं को रखा जाएगा, तमाम ऐसे लोग हैं जो पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। अभी आपने खुद कहा कि 2 बड़े मुस्लिम लीडर्स को जोड़ा गया है, तो तमाम ऐसी रणनीति और नीतियां लेकर के आ रही हैं जिसमें बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को बहुत मजबूत स्टेप देने की तैयारी में है, और जब तैयारी करने की कोशिश कर रही है ना, बिल्कुल जी, मुस्लिमों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश तो कर रही है ना, और जब सहानुभूति हासिल होगी जो वोट बैंक है वो शिफ्ट होगा ना। बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगी सर, आपको भी बताना चाहूंगी कि सपा ने भले मुसलमानों को कहा कि मुसलमानों की सबसे बड़े मसीहा हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप कार्यकाल उठा करके देख लीजिए, बहन मायावती जी ने उर्दू शिक्षकों सबसे ज्यादा भर्ती करी है। अगर उससे ज्यादा किसी और ने करी तो मुझे बता दीजिए, ऐसी है कि नहीं है। अधिकारों की बात करें मुसलमान लड़कियों के लिए, मुस्लिम परिवार, उसके लिए काशीराम योजना में सबसे ज्यादा मुस्लिम परिवार के लोग रहते हैं, दलितों से कहीं ज्यादा। आप अभी भी सर्वे करा के देख सकते हैं। तो कहना चाहते हैं कि मुसलमानों की हिमायती ही नहीं है, मुसलमानों के अधिकारों के लिए बहन मायावती जी ने अपने शासनकाल में सबसे ज्यादा उनके लिए काम किया। आसिफ रिजवी साहब कहा, ये देखिए विद्या जी कह रही है कि उनका जो वोट बैंक है वो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने छीनने की कोशिश की। दूसरी तरफ आज उन्होंने कहा कि उनका जो कांग्रेस का जो वोट है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, इसीलिए उनको फायदा नहीं होता है अगर गठबंधन करती है। उनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा है, यानी कि उनका जो वोट बैंक है वो तो आप ले जाते हो और आपका वोट बैंक उनको ट्रांसफर नहीं हो पाता है। देखिए यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है। बसपा जो है वो दलितों को एक वोट बैंक के नजरिए से देख रही है, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी किसी और वर्ग को, मुसलमानों को, सारी पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक की तरह देखती है, या उन पे अपना अधिकार समझती है। मेरी बात नहीं बोल रहे थे ना आप, सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो हैं, वो देश के प्रत्येक व्यक्ति में नागरिक देखते हैं, और एक जो हमारे देश के संविधान के हिसाब से नागरिक को राइट दिए उस अधिकारों की सुरक्षा, उस अधिकारों की रक्षा के लिए ही आज वो इतने लंबे समय पैदल चल रहे हैं कि आप जब दूसरे नागरिक को देखें तो उसको हिंदू ना देखें, उसको मुस्लिम ना देखें, उसको दलित ना देखें, उसको सिख ना देखें, उसको भारतीय के रूप में देखें। जब हर नागरिक दूसरे नागरिक को भारतीय के रूप में देखेगा, और अगर किसी भी नागरिक के साथ अन्याय हो रहा है तो देश के अंतिम आदमी के साथ भी अन्याय होगा, तो पूरा देश खड़ा होकर ये बात कहेगा नहीं ये गलत हो रहा है। तो इस देश में जो संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा। तो कांग्रेस पार्टी इस विचारधारा पे विश्वास करती है, और इसी विचारधारा को जनता में आराम से, जनता को उस विचारधारा पे यकीन हो, इस विचारधारा को समझे। राहुल गांधी आज लगातार पैदल चल के बता रहे हैं कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक के रूप में देखो, धर्म, जात और उसके नूर पे मत देखो, और देश का हर नागरिक बराबर है।
तो हम इसकी बात करते हैं। तो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी को वोट बैंक समझेगी और वोट बैंक की तरह काम करेगी तो ये दिक्कत होगी। क्या दिक्कत है जब कोई देश का एक व्यक्ति सामने खड़ा हो तो आप उसको पंडित के रूप में मत देखें, आप उसको एससी के रूप में मत देखें, आप उसको बैकवर्ड के रूप में मत देखें, आप उसको मुसलमान के रूप में मत देखें, उसको भारतीय के रूप में देखें। क्या बुराई है इसमें? भारतीय जनता पार्टी को उससे प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनकी तो बेस ही भारतीय जनता पार्टी का और क्षेत्रीय पार्टियों का ये कि लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान के नाम पे लड़ाओ, क्रिश्चियन के नाम पे लड़ाओ, सरदार के नाम पे लड़ाओ, पसवंदा के नाम पे लड़ाओ, इसके नाम पे लड़ाओ, तो ये बात करेंगे। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन तो ईमानदारी से आप देश के नागरिक को एक नागरिक के रूप में साक्षी जी कहा यह जा रहा है कि देखिए आप जातिगत राजनीति और अब तो आप पसमानदा सम्मेलन करा के मुस्लिमों को भी बांटने की कोशिश कर रही हैं। देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बता रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को लड़ा रही है। टू नेशन थ्योरी किसकी थी? आप बताइए, टू नेशन थ्योरी किसकी थी? ये बताइए आप। ये प्रदेश जो था दंगों का प्रदेश माना जाता था 2017। क्या बात कर रहे थे? दंगे आप ही के रहते थे ना, भारतीय जनता पार्टी की रहती थी, इसीलिए रहती थी। सत्ता में आ गए, बंद कर दिया। टू नेशन थ्योरी किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी का तो उदय इस बात पे हुआ है कि देश का बंटवारा करो। भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम समाज आज इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से आप उन्हें भ्रमित करते थे 2017 से पहले कि ये भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो मुस्लिमों का ये कर देगी, वो कर देगी, उन लोगों ने देखा है हमारा कार्यकाल। अरे आप तो पूरे देश मुस्लिमों को क्या भाई, आप तो सबको बर्बाद कर दे रहे हैं। आप तो देश का विभाजन कर दे रहे हैं। 350 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में बेच रहे हैं, 70 रुपए का पेट्रोल जो है वो 110 रुपए में बेच रहे हैं। तो पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं। केवल मुसलमान को नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमानों के खिलाफ आप ये करेंगे। हमने कहा कि देश के लिए आप बहुत बड़ी चुनौती हैं और हैं। आज बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़ा है, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए में बिक रहा है, पेट्रोल जो है 110 रुपए में बिक रहा है। तो पूरे देश में जिस तरह का अफरा-तफरी का माहौल है, क्यों है? क्या जरूरत थी रात में 8 बजे आए कहने के साथ नोटबंदी हो गई? और नोटबंदी करते वक्त आपने क्या किया, बाद में क्या हुआ? आपके कोई विचार ही क्लियर नहीं है। कुछ सत्ता में बैठे लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। वो केवल और केवल एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। केवल एक काम है कि हमेशा नई चीज लाओ, एडवर्टीजमेंट करो, पेपर चैनल के सामने बैठ जाओ, एडवर्टीजमेंट करो। अरे आपने BSNL को बर्बाद कर दिया, आपने रेलवे को बेच दिया, आपने LIC को बेच दिया। एक चीज बताइए ना, देश की संपत्ति को बेच के आप जो है बता रहे देश को उद्धार कर रहे हैं। बेटा बिल्कुल नाराज होता है जब संपत्ति को बेचता है। आपने रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, आसिफ जी, साक्षी जी, मैं आऊंगा आपके पास। मनोज जी, जी बहन जी पे बात हो रही है और बहन जी का अगर अपनी पार्टी को मजबूत करने के जो भी जरिया हैं, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि माननीय काशीराम जी के जो सिद्धांत थे, जो राजनीतिक सिद्धांत थे, सामाजिक सिद्धांत थे, जो शैक्षणिक सिद्धांत थे, जो जागरूकता का एक अभियान उन्होंने चलाया था, मेरे ख्याल से उसकी आवश्यकता है। दो मुसलमान चेहरे जोड़ लेने से अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी पार्टी मजबूत हो जाएगी तो ये मेरे ख्याल से झूठी। चूंकि एक कहावत है अपने गांव में कि पहले हम अपना मूल जोड़ लें, ब्याज बात को मिल जाता है। तो अगर आज आप एक विधायक की सीट पे आ गए तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां आपके तमाम सारे उन सिद्धांतों की हैं, राजनीतिक जो आप एक परीक्षण करते हैं उसकी है, जो आप नहीं कर रहे हैं, उन सिद्धांतों से भटक गए। इस वजह से आज 5 किलो राशन की तरफ मैंने ये व्यंग किया है। अगर बहन जी सुन रही होंगी तो उनको एहसास होगा कि आज इस देश में 5 किलो राशन पे जो अंबेडकर जी के सिद्धांतों को इस देश में लाने का प्रयास कर रहे थे और बड़ा वोकल था। शांतनु जी, इस बात को समझना, जो दलित समाज था वो शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, क्योंकि मैं बचपन से सुनता आया था कि ये अमुक मोहल्ला है, ये हाथी पे ही वोट देता है, प्रत्याशी जीते चाहे ना जीते, ये मैंने अपने बचपन में सुना। लेकिन अब वो नहीं है। अब जो ये मोहल्ला है ये कमल के फूल को वोट देता है। क्यों? क्योंकि पहले मूल जोड़ लीजिए, उसके बाद ब्याज जोड़िए। मैं मनोज जी की बात का बिल्कुल इनका जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा मूल वोट जो हमारा है आज भी कहीं नहीं गया सर। जाटो समाज का हमारा जो SC वोट है वो बिल्कुल बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। रही बात, आपने कहा कि 2 मुस्लिम चेहरे नहीं, ये गलत बयान आपने दिया। जाटो समाज नहीं, बिल्कुल पूरा दलित समाज BSP को वोट देता था। आप जाटो समाज कहते हैं उसको अलग मत करिए। देखिए BSP खुद कमजोर करने की बात कर रहे हैं। पूरी बात होने नहीं देते, आप अपनी कह देते, दूसरी की भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा 2 मुस्लिम चेहरे जोड़ लेने से कुछ नहीं होता। हम
आपसे कहना चाहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपने खूब कहा था कि हम सरकार बना रहे। मुसलमान कहते कि डंकी की छोर पे कह रहा था कि सपा की सरकार बनेगी। आखिर इतना ओवर कॉन्फिडेंस होने के बावजूद आप सरकार क्यों नहीं बना पाए? तो समय की बात होती पहले ये पूरी तो बात अलग बात है। तो बहन जी से पूछना पड़ेगा कि बहन जी ने कितनी रैलियां करी उस चुनाव में? तो कहा ही है बहन जी, कैसे बहन जी चुनाव लड़ रही थी? बहन जी ये ने भी तो तो करा ही है ना। सवाल बहन उठा जी ने सकता तो हूं। हम यही बहन जी ने कितना चुनाव प्रचार किया कि दो मुस्लिम चेहरे जोड़ने से मुस्लिम के लिए हमने काम किया है। किस तरीके से भाजपा डरवा रही थी? मुसलमानों किस तरीके से बहन जी डर रही थी? हमारे नेता नहीं डरे, हमारे नेता दिन रात प्रचार करते रहे। अगर बार-बार ये पूरी रात उन्होंने प्रचार किया, गाजीपुर से लेकर चल के लखनऊ तक पूरी रात वो सड़क पे चले। ये बात छोटी नहीं है। चिल्लाने से बात नहीं बनती। नहीं तो विद्या जी दूसरी बात कह रहा हूँ। हम ये जो तो बात कहीं ना कहीं सत्य है। ये तो सत्य है ना। अखिलेश यादव जी पूरा रथ लेकर पूरा उत्तर प्रदेश का उन्होंने भ्रमण किया। बिल्कुल किया। क्या मायावती जी ने रैलियां दो रैली करी? बहन पूरे चुनाव भर में दो रैली। कभी रथ लेके नहीं चली। आप जरूरी नहीं कि जो सपा करेगी रैलियां होती हैं, लेकिन बात ये है कि चुनाव प्रचार किस तरह से किया रथ लेके चले तो कहाँ गया? 75 जिले 75 रैली तो होनी चाहिए थी। जो सरकार बना रहा था, मुसलमान कह रहा था अखिलेश भैया आ रहे हैं, आखिर कहाँ चला गया ओवर कॉन्फिडेंस? लेकिन 47 हम दूसरे मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। जब वोटों का डिवीजन नहीं हुआ, जब वोटों का डिवीजन नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी ने बिग गेम किया। मायावती जी ने तीसरी बात कही जिसपे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। आप लोगों को ध्यान दिला दूं कि आज बहन जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। सर मैं दूसरी बात कह रही हूँ, उस पर जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है जिसमें बहन जी ने आज कही है कि ईवीएम को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा कि जब से ये ईवीएम आई है, जब हमारा बूथ पे वोट पड़ता था, हर कार्यकाल में हर उसमें हमारा वोट बैंक बढ़ता था, लेकिन बूथ का जब वोट बैंक पड़ता था तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता था। लेकिन जब से बैलेट पेपर वाला चुनाव बंद हुआ, जब से ईवीएम आई, ईवीएम पे बड़ा सवाल किया गया और ईवीएम पे हम सब सवाल करते हैं। तो इस तीसरे महत्वपूर्ण बात पे भी राष्ट्रीय मीडिया पे चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ईवीएम पे क्यों नहीं सवाल किए जाते हैं और इसका नुकसान मैं कह रही सिर्फ बसपा को नहीं और भी दलों को हो रहा, लेकिन उस पर भी चर्चा का विषय होना। अभी विधानसभा चुनाव हुआ तब तो आपने ईवीएम पर सवाल ही नहीं उठाया। बिल्कुल, ईवीएम पे बहन जी ने बाद में प्रेस वार्ता में सवाल किया। पिछले चुनाव में भी बहन जी ने सवाल किया था। सवाल हर बार हो रहे। हमारी बहन जी ने आज भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट भी गए इसको लेकर के। अभी हिमाचल में विधानसभा चुनाव हुआ ना, बहन जी वक्त पे हर बात कह रही। जब आज कहने का मुद्दा है तो उन्होंने ये बात भी की। तीसरा मुद्दा ये भी कि ईवीएम पे सवाल खड़ा किया गया है और इस पे बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए। नवेश शिकोल जी, आज एक महत्वपूर्ण सवाल भी उनसे पूछा गया कि देखिए मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश जो है वो की जा रही है और इस बात से भी परहेज कहीं ना कहीं नहीं किया जा रहा है कि एक जो माफिया है उनके परिवार को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ये आरोप जो है वो मायावती पर लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसका जवाब दिया, लेकिन ये किस तरह का एक संदेश देने की कोशिश की जा रही? देखिए पहले तो हमारी बहन विद्या जी ने जो भी बात कही उस बात को मैं दोहराना चाहूँगा और इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा कि बहन मायावती जी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अहम बात बहुत ही जोरों शोर के साथ उठाई। ये बात सही है कि उन्होंने ईवीएम जैसा गंभीर मुद्दा आज उठाया और बहन जी का बहुत बड़ी नेत्री हैं, बहुत बड़ी नेता है वो। उनकी साख कोई मामूली नेता नहीं है वो जी। उनका ये सवाल उठाना बहुत बड़ी बात है और ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। लेकिन एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट, बयानबाजी, अब वो सब जमाना तो जीरो माना जाता है। ये बहन जी अगर सड़क पे उतर के ये संघर्ष करें और ईवीएम के ऊपर सवाल उठाएं तो मैं समझता हूं कि परिवर्तन हो जाए। लेकिन बहन जी ने तो वो अपना परंपरा को ही तोड़ दिया है। हमें याद है बहन जी जब रैली करती थी तो पूरा शहर प्रभावित होता था। लगता था कि आज कोई राजनीतिक दल की रैली है, 5 लाख से कम इकट्ठा लोग नहीं होते थे। लेकिन बहन जी ने सड़क पे उतरना छोड़ दिया है। अरे भाई ईवीएम का मुद्दा तो लोकतंत्र से जुड़ा है। अगर उनके मुताबिक, मैं उनकी बात कह रहा हूं, जैसा कि उन्होंने जिस गंभीरता से सवाल उठाया है या वो हो सकता है ट्वीट भी करें, सड़क पे निकलना क्यों छोड़ दिया है भाई? वो जमीनी संघर्ष। सर हम लोग सड़क पे निकलेंगे और उनको भी कहेंगे। कब निकलेंगे भाई? 5 साल तक तो घर पे बैठी रही। ठीक है नवेश, कब निकलेंगे? दूसरी चीज जो एकजुटता की बात हो रही है, चलिए मान लेते हैं उन्होंने कहा कि अनुभव हमारा सबके साथ आने का, गठबंधनों का अनुभव ठीक नहीं रहा, इसलिए हम अकेले लड़ेंगे। सर वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नवेश जी वक्त की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और उम्मीद ये कर सकते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में जिस तरह से मायावती जी ने ये वादा किया है कि उनकी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव में लगेगी, तो शायद ये देखने को भी मिलेगा। कुरुक्षेत्र में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।